जिसका नाम बाकी है। उसको काफी चोटें लगी हैं और वो क्लास में सो रहा था। कुछ गुंडे उसके साथ पंगा लेने की कोशिश करते हैं पर वो सभी कांपने लगते हैं जब बाकी से उनका सामना होता है। वो चलते हुए उनके पास आता है और कहता है उनसे लड़ना उसके समय के लायक नहीं है और जब तक वो बीच में नहीं आएंगे तब तक बाकी उनके पीछे नहीं आएगा। अब एक छोटा बूढ़ा आदमी एक लिम्बो में स्कूल आता है जो कि टोकुगावा फैमिली की 11 जनरेशन का हेड और अंडरग्राउंड फाइट एरिना का शासक है। वो मार्शल आर्ट्स और फाइट के लिए गहरा सम्मान और प्रेम रखने वाला व्यक्ति है। अब उसके द्वारा बाकी को बुलाया जाता है। यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल उसके तलवे चाटने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी बाकी अंदर आता है और टोकुगावा उसे चैंपियन कह के बुलाता है। बाकी उसे ओल्ड मैन कहता है और उसके आने का कारण पूछता है। वो बाकी को बताता है कि कुछ ही दिनों में सबसे शक्तिशाली आदमी टोक्यो जापान पहुंचने वाले हैं। ये सुनते ही बाकी सीरियस हो जाता है और हम देखते हैं यूएसए की जेल में डॉरेन नाम के विशाल आदमी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। जब वो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं तो डॉरेन कहता है वो हार का स्वाद चखना चाहता है। अब फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है और कैदी को 10 मिनट तक लटकाया जाता है ताकि उसके मरने की पुष्टि हो सके। पर जब उसे नीचे उतारा जाता है तो वो जाग जाते हैं। वो जागता है और वहाँ सबको मारना शुरू करता है और अपनी हथकड़ियों को तोड़ के वहाँ एक मैसेज छोड़कर जेल से भाग निकलता है कि वो टोक्यो हार का स्वाद चखने जा रहा है। वहीं स्कॉटलैंड की जेल में एक और प्रिजनर जो फांसी की कगार पर है अपने आखिरी शब्द में यही कहता है कि वो हार का स्वाद चखना चाहता है। उसका नाम डॉयल है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक से मौत दी जाती है। जैसे ही ऑफिसर को लगता है वो मर गया, वो अपनी चेयर को तोड़कर वहाँ के गार्ड्स को मार डालता है और जेल से भागकर टोक्यो जापान के लिए निकल जाता है। एक और कैदी रशिया की जेल से 100 मीटर की दीवार पर चढ़कर भाग निकलता है। उसका नाम सिकोर्स्की है और भागने के बाद वो रशिया के हीरो गार्डलैंड को मार डालता है और हार का स्वाद चखने के लिए जापान रवाना होता है। अब एक काउंसलर चौथे कैदी स्पैक से मिलने के लिए जाता है पर जब वो जेल के अंदर घुसता है तो देखता है वो कैदी वहाँ मौजूद नहीं है। तभी ऊपर से वो कैदी काउंसलर को मार डालता है और ऐलान करता है कि वो जापान हार का स्वाद चखने जा रहा है। वो सबमरीन से निकलकर तैरते हुए भाग निकलता है। पांचवा कैदी यानागी एक गिलास की बनी जेल में कैद है जहाँ 2 गार्ड्स ये बात कर रहे हैं कैसे उसने 12 मुजरिमों को आसानी से मार डाला। जिस ग्लास में वो कैद है वो इतना मजबूत है कि उसे रॉकेट से भी नहीं तोड़ा जा सकता। यानागी खड़ा होता है और चलते हुए किनारे आकर ग्लास में अपना हाथ रखता है और एक छोटा सा वैक्यूम प्रेशर बना के ग्लास को तोड़ डालता है और गार्ड्स को मारकर टोक्यो हार का स्वाद चखने के लिए निकल जाता है। टोकुगावा बताता है कि ये 5 आदमी हाईली स्किल्ड फाइटर्स हैं और वो जापान बाकी के लिए आ रहे हैं और ये जंग अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स और क्रिमिनल मार्शल आर्ट्स के बीच होने वाली है। अब एक पार्क में रॉबिन्सन जो कि एक किक बॉक्सिंग चैंपियन है अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। डॉयल उसे देखता है और उसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है जिससे उसके चेहरे पे कट लग जाता है। रॉबिन्सन डॉयल का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सभी उंगलियां उसके कॉलर में मौजूद रेजर से कट जाती हैं। फिर डॉयल उसकी गर्दन को अपने कोहनी में लगे रेजर से कट कर देता है। अब जिन पुलिस को बाकी ने पहले डराया था वो कुछ गैंग्स मेंबर्स को बाकी से फाइट करने के लिए कहता है। अब उनमें से एक बाकी को पार्क में लड़ने के लिए बुलाता है। बाकी उसका ऑफर मान लेता है और अपने हाथ में लगे प्लास्टर को सिर्फ अपने मसल फ्लेक्स करके तोड़ डालता है। अब एक आदमी हाथ में बड़ा सा हथियार लिए बाकी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है पर बाकी के डराने धमकाने से वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो दूसरे गुंडों को भी उन्हीं के तरीके से सबक सिखाता है। ये सब देख के मोटा आदमी अपनी गन निकाल लेता है पर अचानक से एक कैदी स्पैक वहां जाता है और वो उसकी गन मांगता है और अपने आप को गोली मार लेता है ये दिखाने के लिए कि ये गन उसके किसी काम की नहीं है। उसने सुना है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी 17 साल का लड़का है जो टोक्यो में रहता है, इसलिए लड़ने से पहले वो बाकी से हाथ मिलाना चाहता है। जब बाकी उसका हाथ पकड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक नकली हाथ था। वो जोरों से हंसने लगता है और अचानक से किक बाकी पे मारता है। वो लगातार उस पर अटैक करता है जब तक वहाँ पुलिस नहीं आ जाती। स्पैक अपनी हथकड़ियां तोड़ता है और बाकी से कहता है आज उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन था और वो जल्द ही मिलेंगे। फिर वो उसे एक गुड बाय किक देता है। बाकी महसूस करता है स्पैक उसके फादर यूजिरो की तरह ही सेम है जो असली में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है और वो इतने काबिल हैं कि वो पूरी आर्मी को अपने हाथों से ही तबाह कर सकते हैं। बाकी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो उन्हें हरा सके और अपनी मॉम के मर्डर का बदला ले सके। इस दौरान डोजो में यानागी अपने पुराने सेंसी गोकी शिबुकावा से मिलता है जो कि एक लेजेंड है। वहीं पुलिस स्टेशन में स्पैक फैसला करता है कि वो कुछ समय तक जेल में ही आराम करेगा जब तक उसे गर्म खाना और ताजी हवा मिल रही है। जब चीफ ऑफिसर टॉयलेट जाता है तो देखता है स्पैक भी वहीं है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर बुरी तरह नाकाम रहता है। अब खाने के बाद स्पैक अपने सेल में
वापस चला जाता है। अब एक दूसरे डोजो में कात्सुमी जो कि फाउंडर है शिन शिकाई कॉम्बैट कराटे का और रेत्सु जो कि चाइनीज कैनपो फाइट का दिग्गज है, वहाँ अचानक से डोरेन आ धमकता है और मास्टर डापो को ढूंढता है जो कि कात्सुमी के फादर है। कात्सुमी पहले उसे अपने शूज उतारने को कहता है। डोरेन अपने शूज कात्सुमी की तरफ फेंकते हुए एक किक उसको मारता है। वो फिर से कात्सुमी को पकड़ता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, पर कात्सुमी डोरेन के फेस में किक मार के खुद को बचाता है। डोरेन उसके गले की तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन रेत्सु उसे रोक देता है और उस पर अटैक करता है। डोरेन अल्कोहल निकाल के पीने लगता है और कहता है वो दोबारा प्रॉपर फाइट में मिलेंगे और वहां आग लगा के गायब हो जाता है और रेत्सु गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब स्कूल में बाकी अपना फिटनेस टेस्ट दे रहा है। वो इतनी ताकत से भागना शुरू करता है जिससे ग्राउंड में एक बड़ा होल बन जाता है। लॉन्ग जंप में वो लाइन से भी दूर जंप करता है। बाकी ने 15 पुलअप्स इतनी तेजी से किए किसी ने उन्हें देखा भी नहीं और सोचा कि वो उन्हें किए बिना ही नीचे उतर गया। जब टीचर बाकी को ऐसा फिर से करने के लिए कहता है, वो अपनी ताकत से बार को खुद ही तोड़ डालता है। टीचर उससे कहता है कि वो टेस्ट में फेल हो जाएगा क्योंकि उसने 1500 मीटर रेस के लिए एक भी एक्सरसाइज ढंग से नहीं की है। बाकी एक शर्त रखता है, अगर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या उसका टीचर उसे पास करेगा। टीचर कहता है अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उसे परफेक्ट स्कोर देगा। बाकी अपनी शर्ट उतारता है और उसकी मसल्स देख के हर कोई सोचता है उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं। बाकी भागना शुरू करता है और तुरंत ही सबसे आगे निकल जाता है। वो 400 और 800 मीटर का रिकॉर्ड भी तोड़ डालता है, लेकिन जैसे ही वो 1000 मीटर की लाइन पे पहुंचता है, बाकी इमेजिन करता है कि उसने बहुत सारा भार उठा रखा है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि बाकी ने हमेशा स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करी ना कि पावर के लिए। लेकिन टीचर उसे फिर भी पास कर देता है। उसी रात कांजी अपने स्टूडेंट को टोकुगावा से इंट्रोड्यूस करता है जो कि फॉर्मर जूडो वर्ल्ड चैंपियन है। वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो किसी भी जगह फाइट कर सकता है अगर कोई कहे रेडी टू गो। सिकॉर्ड्स पीछे से आता है और कहता है रेडी गो। वो तुरंत ही उस आदमी को अपने मुक्कों से धराशायी कर देता है। वो कहता है अगर किसी को भी फाइट शुरू करने के लिए कहना पड़े वो असल में फाइटर नहीं है। अब बाहर कांजी सिकॉर्ड्स पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। टोकुगावा उसे अपने साथ अंडरग्राउंड एरिना में ले जाता है जहाँ दूसरे 4 कैदी भी मौजूद होते हैं। टोकुगावा ने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन वो उस एरिना में भारी मात्रा में खून को सूंघते हुए आए थे। अब हर कोई अपने जापान आने का कारण बताता है जो कि हार का स्वाद चखना है। टोकुगावा फैसला करता है वो उनकी विश पूरी करेगा और वो पिछले टूर्नामेंट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को वहां बुलाता है, जो बाकी डापो, गोकी, रित्सु और हानियामा है। डापो रिचिको गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। हानियामा जापान का सबसे बेस्ट स्ट्रीट फाइटर के साथ हानियामा गैंग का लीडर है। टोकुगावा बताता है पिछला टूर्नामेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक टूर्नामेंट था, उसका विनर बाकी है और बाकी के बाद दूसरे 4 टॉप फाइटर्स हैं। वो 5 कैदी हार का स्वाद चखना चाहते हैं और टोकुगावा को यकीन है इन 5 आदमियों के अंदर ऐसा करने की स्ट्रेंथ है। सारे फाइटर्स इस बात पे सहमत होते हैं कि वो रिंग में फाइट नहीं करेंगे बल्कि उनकी असल जिंदगी में करेंगे, जो कि फाइट करने का असली रूप है। कोई भी किसी भी समय किसी के लिए भी आ सकता है और यहाँ कोई भी रूल नहीं होंगे। और इसी के साथ फाइट शुरू होती है। डापो डोरेन के साथ जाता है क्योंकि वो उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहता है जो उसने कात्सुमी के साथ किया, और रित्सु भी वहाँ डोरेन से लड़ने पहुंच जाता है। डापो डोरेन के फेस पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वो डापो पे आग से अटैक करता है। वो अपने आप को आग से बचाने के लिए हैंड रोटेशन डिफेंस टेक्निक का यूज करता है। इस दौरान कांजी सिकॉर्ड्स्की के पास अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वो उसका बदला ले सके। वो उसे बांधकर अपने साथ डोजो ले जाते हैं। जब डापो अपना बचाव आग से करता है, डोरेन पतली तारों से उसका पूरा हाथ काट डालता है। डापो अपनी चोट पे प्रेशर डाल के ब्लीडिंग को रोक देता है। डोरेन उसे ऑफर देता है कि वो हार मान ले, लेकिन डापो कहता है जब रोज की तरह वो अपनी उंगलियों को ट्रेन कर रहा था तब उसे काफी फ्रैक्चर आए थे, जिस वजह से वो कभी अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर पाया। लेकिन अब वो अपनी उंगलियों के बिना पूरी जान से उस पर हमला कर सकता है और वो एक करारा पंच उस पर मारता है और गायब हो जाता है। वहीं डोजो में कांजी सिकॉर्ड्स्की पे गोलियां चलाता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं दिखता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी है। सिकॉर्ड्स्की तुरंत ही कांजी के साथियों को पीट डालता है। ये देख कांजी डर जाता है और सरेंडर कर लेता है, लेकिन सिकॉर्ड्स्की उस पर रहम नहीं खाता और उस पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो इस बात पे भड़का हुआ था कि वो कितना स्वार्थी है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपने साथियों का बदला नहीं ले रहा है। वो कांजी को बुरी तरह धोकर वहां से चले जाता है। अब अगले दिन बाकी काजुई के साथ डेट पे जाता है जो कि उसके लैंडलॉर्ड की बेटी है। चलते हुए कुछ आदमी उन्हें घेर लेते हैं और बाकी से उसके सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें घूर कर ही डरा देता है। अब डेट के बाद दोनों पार्क में वॉक करते हैं, लेकिन स्पैक वहां आ जाता है और वो बाकी से लड़ने के लिए तैयार है। अब जब बाकी डेट में होता है तब स्पैक जो कि उन कैदियों में से एक है बाकी से लड़ने के लिए आता है, लेकिन हानियामा उसे घसीट कर दूर ले आता है। स्पैक उसके फेस पे किक मारता है और पूछता है क्या उसे गुस्सा आया कि नहीं। हानियामा कुछ भी नहीं कहता और अपना सूट उतार देता है। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और लड़ाई के निशानों से भरी थी और उसकी पीठ पे एक बहुत बड़ा टैटू भी है जो कि ओटोकोडाची टैटू
टैटू है। ये एक ट्रेडिशनल टैटू है जो हानियामा फैमिली के हेड को मिलता है। अब पास्ट में हानियामा कहता है ये टैटू अभी पूरा नहीं हुआ है। भले ही आर्टिस्ट ने अपना काम पूरा कर दिया हो, वो अपना घर छोड़ देता है और दुश्मन के कबीले पे हमला कर देता है जिसने उसके फादर को मार डाला था। वो पूरे कबीले को अकेले ही हरा देता है और उसका मानना है ये टैटू मैस्कुलिनिटी की निशानी है और जिस मर्द के कोई निशान नहीं वो असली मर्द नहीं है। इसलिए उसने इस टैटू की कल्पना को पूरा किया। अब स्पैक फिर से उसके फेस पे पत्थर से मारता है और फिर उसी के जूते से वो हानियामा को घसीट कर सीधा खंबे में पटक देता है। इसके बाद वो बेंच को उठाता है और उसके सर में दे मारता है। हानियामा चुपचाप खड़ा रहता है और एक फाइटिंग पोज बनाता है और स्पैक भी उसी पोज में खड़ा रहता है। स्पैक ने जापान के लेजेंडरी कराटे फाइटर के बारे में सुना है जिसे गॉड हैंड भी कहा जाता है। स्पैक कहता है वो कोई गॉड नहीं है पर उसके हाथ और पांव जब चलते हैं तो वो गॉड को भी तबाह कर सकते हैं। उसके कहने का मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था। उसने इतने जोर से किक और पंच उस स्टैच्यू को मारा कि उसमें दरारें आने लगी और वो टूटने ही वाला था और उसने इस अटैक का नाम अल्फा रश अटैक रखा है। वो अब हानियामा की तरफ कूदते हुए इतनी तेजी से पंच मारने लगता है कि उसे काउंटर अटैक के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। ये एक ऐसा अटैक है जो एथलीट के एनारोबिक क्षमता से कई अधिक है। बॉक्सर अपने अपोनेंट पे हमला करने के बीच में थोड़ी सांस लेते हैं क्योंकि वो बिना सांस लिए अटैक जारी नहीं रख पाएंगे। थोड़े से भी टाइम गैप में अपोनेंट काउंटर अटैक कर सकता है। हालांकि स्पैक 5 मिनट तक सांस लिए बिना लगातार अटैक कर सकता है। स्पैक के पंचों की मार तब तक नहीं रुकती जब तक उसका अपोनेंट लाश में तब्दील न हो जाए। लेकिन हानियामा अचानक से एक जोरदार पंच मार के उसे हवा में दूर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ने अत्यधिक पावरफुल और मजबूत आर्मर्स स्पैक से लड़ने के लिए बनाए थे पर वो सारे बेकार निकलते हैं क्योंकि स्पैक ने उन्हें आसानी से तबाह कर डाला था। और अब अगर वो जेल वापस आएगा तो इस बार वो और भी ज्यादा घातक हथियारों से उस पर वार करेंगे। स्पैक उस पंच के दर्द से उभरा नहीं था। हानियामा फिर से पूरी ताकत के साथ उसे पंच मारता है। वो स्पैक को उठाकर पूछता है क्या वो फाइट जारी रखना चाहता है। स्पैक स्माइल करने लगता है। हानियामा फिर से जोरदार पंच मार के फिर से पूछता है। स्पैक फिर से स्माइल करता है। हानियामा उसे अब लगातार पंचेस मार के वही सवाल पूछता है। लगातार 5 बार अटैक खाने के बाद स्पैक उससे रुकने को कहता है और इस मौके का फायदा उठा के वो 6 गोलियां उसके मुंह में घुसा देता है और उसके मुंह को उड़ा देता है। लेकिन मुंह उड़ने के बाद भी हानियामा उससे पूछता है क्या वो फाइट जारी रखना चाहता है कि नहीं और वो स्पैक को उठाकर सीधा बिजली के खंभे के ऊपर फेंक देता है जिस कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसके बाद हानियामा स्पैक को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसे गिफ्ट की तरह वहां सौंप देता है। वो सभी ये देख के चौंक जाते हैं और हानियामा को सल्यूट करते हैं। इसके बाद वो कार में बैठकर जाने लगता है पर किसी कारण कार आगे नहीं बढ़ती। अब पता चलता है कि स्पैक ने सारे पुलिस वालों को मार डाला और कार को उसने पकड़ लिया है। वो कार को पलटा देता है और हानियामा को पीटना शुरू करता है। वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन स्पैक उसके पाँव में गोली मार देता है। स्पैक कहता है वो ऐसी दुनिया से आता है जहाँ लड़ाई केवल जिंदगी और मौत के लिए होती है। हानियामा को उसे तभी मार डालना चाहिए था जब उसके पास मौका था। अब स्पैक हानियामा के चेहरे को क्रश करने लगता है पर वो उसकी ग्रिप से निकलकर स्पैक के मुंह को लगातार तोड़ता है। ऐसा लगता है फाइट खत्म हो गई लेकिन किसी कारण स्पैक ने अपनी आंखें ढक दी हैं। वो अचानक से फ्लैश ग्रेनेड निकालता है जो कि लाइट और साउंड से अपोनेंट को हिलने से रोक देता है। हानियामा इस लाइट की वजह से कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर स्पैक रियर नेक चोक टेक्निक का यूज करता है जिससे कोई छूट नहीं सकता। लेकिन ये कहा जाता है हानियामा की ग्रिप डायनोमीटर से भी नहीं नापी जा सकती। वो कार्ड के एक हिस्से को भी फाड़ सकता है। ये घातक फोर्स उसका नेचुरल बॉर्न गिफ्टेड है। वो इस मॉन्स्टर ग्रिप का यूज करके वो स्पैक के हाथ का बड़ा टुकड़ा फाड़ देता है और इसके बाद वो उसके थाइस का हिस्सा फाड़ता है और फिर उसकी गर्दन और आखिरकार स्पैक हार जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर इस बात से कंफ्यूज थे। स्पैक जो कुछ घंटों पहले काफी मस्कुलर था अपनी सारी मसल खो चुका है। वो 50 साल का दिखता था लेकिन असल में उसकी एज 97 साल थी। इस तरह की घटना का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है लेकिन एक आदमी था जिसका नाम ट्रेजर हंटर जैक था। उसे एक सनकैन शिप मिली जिसकी तलाश वो 30 सालों से कर रहा था जहाँ 200 से भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद थे। बाद में पता चलता है 40 साल का हेल्दी दिखने वाला ये आदमी असल में 88 साल का है। जब उसकी ड्रीम आखिरकार पूरी हुई तो उसने उसे जिंदा रखने वाली इकलौती चीज को खो दिया जो कि उसकी विल पावर थी और डॉक्टर को लगता है स्पैक के साथ ऐसा ही हुआ होगा। शायद उसने अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर लिया होगा। इसके बाद बाकी स्कूल में टेस्ट दे रहा है जहाँ उसने सिर्फ अपना नाम ही लिखा है। टीचर उसे समझाता है कि दुनिया दिमाग की ताकत से चलती है ना कि मसल की ताकत से। इंसान जितना मर्जी तेज भाग ले वो बाइक से आगे नहीं निकल सकता। वो चाहे जितना भी ताकतवर हो वो कार को नहीं उठा सकता, ना ही कोई तैर के मोटर बोट से आगे निकल सकता है। बाकी कहता है वो कुछ लोगों को जानता है जिन्होंने वाइल्ड बीस्ट को हराया है। टीचर इस बात से इनकार करता है और कहता
कहता है यहाँ तक कि हुसैन बोल्ट भी इस क्लासरूम में नहीं कूद सकता जो कि 2 फ्लोर ऊपर है। ये कहने के बाद डॉयल क्लासरूम के अंदर कूदकर घुसता है जो कि 2 फ्लोर ऊपर है। डॉयल कहता है वो बाकी से लड़ने आया है क्योंकि उसने देखा उसका टीचर उसे डांट रहा है। बाकी उसे शुक्रिया कहता है और डेस्क को डॉयल के फेस पे दे मारता है और फिर क्लासरूम से कूदकर वो स्कूल के बैक साइड चले जाता है क्योंकि अगर वो लड़ता तो उसके क्लास वाले चौंक जाते और उन्हें बाकी की असलियत पता चल जाती। अब वहां से जाते हुए एक माली उस पर अचानक से एक्स फेंकता है जो कि असल में यानागी था। यानागी अब 2 एक्स बाहर निकालता है जो रस्सी से बंधी थी और उन्हें काफी तेजी से घुमाने लगता है। बाकी बड़ी मुश्किल से ही उसके अटैक से बच पाता है। अब वो एक तरफ की रस्सी खोलता है और अपनी एक एक्स उसको पकड़ाता है। अब वो दोबारा अपनी एक्स को घुमाना शुरू करता है पर इस बार वो पहले से भी तेज घूमती है और वो बाकी के हाथ की एक्स को काट डालता है और बाकी बचने के लिए अपनी शर्ट को एक्स में अटका कर निकलता है। अचानक से गर्म पानी की केटल उड़ते हुए आती है और इसे गोकी ने फेंका था लेकिन पानी ठंडा था और ये यानागी को डराने की एक चाल थी। वो गोकी पे अटैक करता है पर वो उसे जमीन पर पटक डालता है। यानागी तुरंत खड़ा होता है और गोकी का हाथ टाइगर क्लॉ से काट देता है। गोकी अपना खून यानागी की आंखों पे फेंकता है और बाकी को अटैक करने को कहता है। दोनों एक साथ टीम बनाकर यानागी से लड़ना शुरू करते हैं। गोकी यानागी को पीछे से जकड़ लेता है और बाकी को अटैक करने को कहता है लेकिन वो बाकी को किक मारकर दूर फेंक डालता है। गोकी बताता है यानागी को पॉइजनर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो गैस अटैक में माहिर है। यानागी धीरे से चलते हुए बाकी की तरफ बढ़ता है और पूछता है इस दुनिया की सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है। बाकी अपनी जगह अटक जाता है। यानागी अपना हाथ उसकी नाक में रखता है और बाकी अपना होश खो देता है। यानागी बताता है हम जो ऑक्सीजन सांस से लेते हैं उसका पोर्शन 21 है और जब ये कम हो जाता है तो इस कारण चक्कर आने लगते हैं और आखिर में आदमी होश खो देता है। और अगर ऑक्सीजन गिरकर 5% या उससे कम हो जाए तो ये तुरंत किसी को भी एक सांस में गिरा सकता है। और उसने अपने हाथ से 5% से कम ऑक्सीजन बनाई जिसे उसने ग्लास, वुड, कंक्रीट में लाखों बार प्रैक्टिस किया और आखिर में उसने वैक्यूम टेक्निक क्रिएट करी। अब वो वैक्यूम प्रेशर बना के दीवार को तोड़कर दिखाता है और पुलिस के आने पर वहां से भाग निकलता है। बाकी अब होश में आता है और बाता है वो हार गया। जब इस बात का पता टोकुगावा को चलता है जिसे बाकी की काबिलियत में सबसे ज्यादा भरोसा था, वो रोने पे मजबूर हो जाता है। तभी वहाँ डोरे